देखिए, जो चैप्टर स्टार्ट करने जाते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और चैप्टर का नाम है आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। अब बात आती है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की हमें जरूरत क्या है। स्क्रीन शेयर करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो आखिर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की जरूरत क्या है, सबसे पहले तो इसे समझना जरूरी है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको लेके चलूंगा। आपके सबसे पहले जब आप जनरल एंट्रीज, अगर आपने 11th से ही कॉमर्स लिया है तो बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी यहाँ है आप, तो आपने सबसे पहले जनरल एंट्रीज, हर बिजनेस की पहली जनरल एंट्री से स्टार्टिंग होती है। वो क्या होती है? कैश अकाउंट दिया। कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल। कैपिटल अकाउंट, है ना। इस एंट्री से आपका क्या होता है? अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल। अभी कैपिटल एक कंपनी, क्योंकि हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कंपनी की जब बात करते हैं तो एक कंपनी ये कैपिटल कैसे कलेक्ट करती है? एक कंपनी की बात करते हैं कि उसे ये कैपिटल कलेक्ट करना है ना। अब ये कैपिटल कैसे कंपनी के पास आती है? कंपनी इशू करती है अपने शेयर्स। कंपनी इशूज इट्स शेयर्स, है ना। कंपनी शेयर्स इशू करके क्या करती है? अपने ये कैपिटल कलेक्ट करती है। यानी कंपनी में पूरा लगा हुआ पैसा किसकी वजह से आता है? आपका इस शेयर से। यानी अगर एक कंपनी को हमें खरीदना या बेचना है ना, तो हमें अगर कंपनी का वैल्यूएशन लगाना है तो उस वैल्यूएशन का सहारा कौन बनता है? शेयर्स। क्योंकि शेयर्स जो लोग खरीदते हैं वो कंपनी के मालिक बन जाते हैं। अगर आपको घर खरीदना है तो आपके घर के मालिक को पैसा देना होगा। उसी तरह एक कंपनी खरीदनी है तो कंपनी के मालिक को पैसा देना होता है। और कंपनी का मालिक कौन होता है? एक कंपनी का मालिक होता है आपका इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर, है ना। तो इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का मालिक हुआ। और वो किससे रिप्रेजेंट होता है? वो रिप्रेजेंट होता है आपके शेयर से। तो कुल मिला जुला के आपको अगर कंपनी खरीदनी या बेचनी है तो आपको अब शेयर्स का वैल्यूएशन करना पड़ता है। कि कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो शेयर का प्राइस कुछ और होता है, मगर कंपनी अगर खस्ता हाल हो गई है तो उसके शेयर्स का दाम कम हो जाता है। और बढ़िया परफॉर्म करती है तो कंपनी के शेयर्स का दाम अधिक हो जाता है। आपको उसी शेयर का वैल्यूएशन करना होता है कि जब कंपनी बिक रही है, यानी सेल हो रही है या परचेज की जा रही है, तो उस समय एट दैट टाइम शेयर का प्राइस क्या है। शेयर का प्राइस क्या है? इसका मतलब कि हर एक मालिक यानी इक्विटी शेयर होल्डर को आप कितना पैसा देंगे। तो इस वजह से हमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की जरूरत पड़ती है। जब वैल्यूएशन ऑफ शेयर की हमें जरूरत पड़ती है तो फिर अब वैल्यूएशन कैसे किया जाए? तो वैल्यूएशन हम 3 तरीके से करते हैं। वैल्यूएशन करने के मेथड हैं आपके। वैल्यूएशन करने का 3 मेथड है आपके। पहला है आपका असेट्स वैल्यूएशन मेथड, दूसरा है आपका यील्ड वैल्यूएशन मेथड और तीसरा है फेयर वैल्यू ऑफ शेयर मेथड। असेट्स वैल्यूएशन मेथड यानी संपत्ति मूल्यांकन विधि, इसमें हम बिजनेस के असेट्स और लायबिलिटीज की हेल्प से क्या करते हैं? शेयर का प्राइस निकालते हैं।
दूसरा क्या है, यील्ड वैल्यूएशन मेथड, कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ना। प्रॉफिट की बेसिस पे आप मान लीजिए कि उसके बेसिस पे हम कंपनी के शेयर का वैल्यूएशन करते हैं। और तीसरा हो जाता है फेयर वैल्यू ऑफ अ शेयर मेथड। इन शुरुआती दो मेथड्स का यूज करते हुए फेयर मेथड निकाला जाता है, तीसरा वाला। अच्छा, शेयर की वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है कंपनी को? आपको अभी बताया कि जब कंपनी को बेचना हो, खरीदना हो, ऐसी जब कंडीशंस आती हैं। यहाँ देखिए, हिंदी में है, इंग्लिश में है, इंग्लिश के टॉपिक्स को ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा है ऑन द कन्वर्जन ऑफ शेयर्स। कन्वर्जन ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ शेयर देख लेते हैं कि समझ लीजिए 100 रुपए का शेयर है, ठीक है। अब कंपनी चाह रही है इस शेयर को, एक शेयर की वैल्यू क्या कर दी जाए, 10 रुपीज में कन्वर्ट कर दिया जाए। यानी 100 रुपए का शेयर जो है उसे 10 रुपए में कन्वर्ट कर दिया जाए, या इसका जस्ट उल्टा, 10 रुपए की शेयर की वैल्यू 100 रुपए वाले में कर दी जाए। तो इसी को क्या कहा जाता है, कन्वर्जन। तो उसमें शेयर का वैल्यूएशन करने की हमें जरूरत पड़ती है। सेकंड है होता है एमलगमेशन। ऑन एमलगमेशन, एमलगमेशन एकीकरण हिंदी में कहा जाता है। एमलगमेशन में क्या हो जाता है, देखिए समझ लीजिए ए कंपनी है और बी कंपनी है, दोनों ही मिलके एक नई कंपनी बना लेते हैं, समझ लीजिए ए बी कंपनी। दोनों ही कंपनी खत्म हो गई और एक नई कंपनी बनाई गई है ए बी कंपनी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ए बी कंपनी है वो ए कंपनी को भी परचेज कर लेगी और बी कंपनी को भी परचेज कर लेगी। दोनों कंपनियां क्या हो रही, खत्म हो जा रही हैं और एक नई कंपनी बन रही है ए बी कंपनी। ऐसी सिचुएशन को हम एमलगमेशन कहा जाता है। और जब ए कंपनी बिक रही, बी कंपनी बिक रही, तो उनके कंपनी का वैल्यूएशन होता है। और वैल्यूएशन किसकी हेल्प से होगा, आपका शेयर्स की वैल्यू के हिसाब से। इसीलिए शेयर्स की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ जाती है। फिर यहाँ देखिए नेक्स्ट है, लिखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ द कंपनी। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसे देख लीजिए। एब्जॉर्प्शन सेम एग्जांपल, ए कंपनी है आपकी, दूसरी कंपनी बी है। अगर ए कंपनी बी कंपनी को परचेज कर ले, ए कंपनी डायरेक्ट बी कंपनी को क्या कर ले, परचेज कर ले, इसी को क्या कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। तो जब एक बी कंपनी बिक रही है तो कितने रुपए में बिकेगी, ये कैसे तय किया जाता है, उसके शेयर की वैल्यू से। क्योंकि शेयर से कौन रिलेटेड है, इक्विटी शेयर होल्डर, वही मालिक है, तो मालिक को कितना पैसा देना है, ठीक। इस वजह से हमें शेयर की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से कई रीजन है जिससे हमें ये पता चलता है कि शेयर की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम थे मेथड्स पे कि कौन से मेथड्स अपनाए जाते हैं। हम्म, पहला था असेट्स वैल्यूएशन मेथड, ठीक। असेट्स वैल्यूएशन मेथड में आपके दो कंडीशन आते हैं। दो कंडीशन कौन से हैं बेटा आपके, एक तो ऐसी कंपनी, शेयर कैपिटल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये तो सबको पता होगा, एक प्रेफरेंशियल शेयर में और एक इक्विटी शेयर में, है ना। तो उसी के बेस पे दोनों कंडीशन है हमारी। पहली कंडीशन क्या है कि एक कंपनी है वो केवल और केवल क्या इशू कर रही है, इक्विटी शेयर इशू कर रही है। और फिर दूसरा क्या है कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर रही है और इक्विटी शेयर भी इशू कर रही है, ठीक है ना। उन दोनों कंडीशन पे पहली कंडीशन है आपका, जब कंपनी केवल इक्विटी शेयर इशू कर रही है, व्हेन द कंपनी हैज इशूड ओनली द इक्विटी शेयर्स, मात्र समता अंशों का निर्गमन हुआ हो। तो मेथड क्या है, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकालते हैं, नेट असेट्स जो होते हैं उसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बिजनेस क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा, है? कितने शेयर्स हैं, 100 हैं, 1500 हैं, 1 लाख हैं, 5 लाख है, कितने शेयर्स हैं। अब बात आती है ये पहले वाले की, नेट असेट्स, इसे कैसे निकाला जाए, ये तो क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब नेट असेट्स को भी निकालने का दो तरीका है भाई।
नेट असेट्स हम निकाल के क्या करेंगे, इक्विटी शेयर की वैल्यू पता करेंगे। दो तरीके कौन से हैं, एक असेट्स और लायबिलिटीज मेथड है और दूसरा रिजर्व और सरप्लस मेथड है ना। थोड़ा आइए इसको जरा समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, सबसे पहले समझ लीजिए ये आपका एक बैलेंस शीट है। ठीक है, अब बैलेंस शीट कैसे बनता है, बैलेंस शीट आपका बनता है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल से बनता है ना, और किससे बनता है, आउटसाइड लायबिलिटी से बनता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा शेयर कैपिटल और लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी, ये क्या, ये ऊपर जो आपका है ये तो लायबिलिटी साइड है। देखिए कंपनी में जो लायबिलिटी होती है वो दो तरीके से होती है, एक अब जैसे आप समझ लीजिए आपको एक कार खरीदनी है, 10 लाख की कार खरीदनी है, आपके पास खुद का कितना पैसा होगा, बाहर से बैंक से कितना लोन लेना पड़ेगा, दो तरीके से पैसा लगा आपकी गाड़ी में। उसी तरह बिजनेस चलाने में अपना पैसा, अपना पैसा मतलब शेयर कैपिटल, बाहर वालों का पैसा, बाहर वाले में क्या क्या आते हैं, बाहर वाले में आपके एग्जाम्पल के तौर पे आते हैं जैसे डिबेंचर, डिबेंचर, दूसरा आपके क्या आते हैं जैसे लोन हो गया, है ना, बाहर लोन भी आप बाहर से ले रहे हैं। फिर आउटसाइड लायबिलिटीज में आपकी क्या आ जाती हैं, जैसे करंट लायबिलिटीज, वो सब आ जाती है। तो बात समझ में आया कि दो तरीके से लायबिलिटीज होती है, एक शेयर कैपिटल और एक आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटीज में ये सब आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, असेट्स होता है ना। हमें निकालना शेयर की वैल्यू, है ना। शेयर किससे बिलोंग करता है, ये जो आपका शेयर कैपिटल है, अगर ये आप निकाल लें तो आपको शेयर की वैल्यू पता है, क्योंकि एक शेयर शेयर कैपिटल को ही बिलोंग करता है, तो शेयर की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमको यही शेयर कैपिटल निकालना है। अब वो कैसे निकलेगा, पहला मेथड काम में आता है आपके, जिसमें कहा गया असेट्स एंड लायबिलिटीज मेथड, यानी जब आप टोटल असेट्स में से ये सारे के सारे आउटसाइड लायबिलिटीज क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, है ना। तो जो भी बचता है वैल्यू, वो क्या होगा, वो आपका यही शेयर कैपिटल होगा। असेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर देंगे, कुछ हिस्सा बच जाएगा, वो हिस्सा किसका होगा, वही शेयर कैपिटल का होगा, और उसी की हेल्प से आप शेयर्स की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक, वही हमारे इस मेथड में है, ये रहा। ये रहा आपका। पहली चीज पे चलते हैं, पहला जो है इसमें तरीका बाय एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसमें हम क्या करते हैं, फिक्स असेट्स इन्वेस्टमेंट असेट्स का भाग होता है, ऐड कर दिया, करंट असेट्स होते हैं उसको ऐड कर दिया। अब क्या करते हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं। क्या क्या आता है, करंट लायबिलिटीज आ जाता है, डिबेंचर आ जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल भी आते हैं, उनकी वैल्यू सब माइनस कर देते हैं, लोन होगा वो भी आ जाएगा, माइनस कर देंगे, ये आपकी आ जाएगा नेट असेट्स। और नेट असेट्स को हम वही पुराने फार्मूले में रख देंगे, जिसमें आप नेट असेट्स को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो आपको पता चल जाता है। अब बात करते हैं सेकंड वाला तरीका, ये क्या है, अभी मैंने आपको समझाया। समझ लीजिए अब आपको क्वेश्चन में ये करंट असेट्स नहीं यूज करना या दिया नहीं है, आपको आउटसाइड लायबिलिटीज नहीं पता है,
ठीक। अब आप कैसे पता करेंगे? तब हमको ये केवल और केवल शेयर कैपिटल निकालना है। जब भी हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं, जब भी हम ये शेयर कैपिटल की बात करते हैं, तो शेयर कैपिटल में कुछ चीजें आती हैं। वो क्या चीजें होती हैं, उसे समझिए। शेयर कैपिटल का हिस्सा क्या-क्या माना जाता है? सबसे पहले तो अगर क्वेश्चन में रिजर्व दिया जाता है, रिजर्व्स एंड फंड्स, वो सब शेयर कैपिटल का हिस्सा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, वो भी माना जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो होता है, वो भी शेयर कैपिटल का हिस्सा माना जाता है। क्यों? जो भी बिजनेस को प्रॉफिट होता है, वो आप कहाँ जाके ऐड करते थे? बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज में, शेयर कैपिटल में जाके आप सारे प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। इसी वजह से तो हमें शेयर कैपिटल में तीन दो चीजें जोड़नी है, एक रिजर्व्स एंड फंड्स ये, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अब इसमें से गिन के 5 चीजें माइनस करनी है। कौन सी चीजें माइनस करनी है? लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, मतलब जब कंपनी खत्म होती है तो उसके हर एसेट्स का फिर से वैल्यूएशन किया जाता है। मतलब फर्नीचर 10,000 का था, अब कितना उसका प्राइस है ना? उस पे प्राइस में अगर नुकसान हो रहा है, 10,000 का फर्नीचर अब 6,000 में, कितने का नुकसान हो? 4,000, वो 4,000 यहाँ दिखा देंगे। बिजनेस में अगर लॉस हो रहा है, जैसे प्रॉफिट होता है तो लॉस भी हो सकता है, उस लॉस को दिखा देंगे। फिक्टिशियस असेट्स ये क्या होते हैं? कंपनी जब शुरू होती है तो कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो कि स्टार्टिंग में किए जाते हैं और उनको असेट्स के तौर पे दिखाया जाता है। अब दिमाग में बात ये आएगी कि भाई जब वो एक्सपेंस थे, कंपनी जब शुरू किया जा रहा है तो उसे असेट्स क्यों दिखाया? तो यहाँ पे आपका, मैं आपको इसे क्लियर कर दूं, इसको समझ लेते हैं। समझ लीजिए आपके पास क्या है, आप मकान बनवा रहे हैं, आपके मकान की कीमत हो गई 13 लाख। अभी जो मटेरियल दिए हैं सब, ठीक है ना, लैंड प्रॉपर्टी वो अभी छोड़ देते हैं, मटेरियल से जो आपने मकान पूरा बना दिया, खड़ा हो गया मकान, उसको 13 लाख का लगा आपका। एक और जीरो बढ़ा देते, ठीक। मगर अब आपने इसमें क्या कर दिए, ठेकेदारी पे मकान दिया है, ठेके पे दिया है, और ठेका आपने जो दिया है मकान बनाने का मजदूरी के लिए, वो 2 लाख का आपका पड़ गया खर्चा। अब ये बताओ अपने पड़ोसी को या रिश्तेदार को, अगर आपको मकान का प्राइस बताना है तो आप क्या बताएंगे? 13 लाख बताएंगे? नहीं, पूरा कॉस्ट बताएंगे ना भाई। पूरा कितना बताएंगे? 15 लाख, है ना? तो आपने ये 15 लाख बताने में क्या किया है, देखिएगा। आपने 2 लाख का जो ठेकेदारी यानी जो मजदूरी का खर्चा था, ये एक्सपेंस जो था आपका, इस एक्सपेंस को आपने 15 लाख में कन्वर्ट कर दिया। और ये 15 लाख की आपने आपने क्या बता रहे, बिल्डिंग बता रहे हैं, बिल्डिंग बता रहे हैं ना अपनी। 15 लाख की बिल्डिंग, 15 लाख की बिल्डिंग का मतलब आपने इसे असेट्स बना दिया ना, ये तो आपका असेट्स हो गया। मगर इस असेट्स को, 15 लाख के असेट्स को बताने में आपने क्या किया है, आपने खर्चे को भी उसमें असेट्स बना दिया। यही चीज होता है कंपनी में। जब कंपनी बन रही होती है तो उसमें शुरुआती काफी बड़े खर्चे होते हैं, जिस खर्चों की वजह से कंपनी खड़ी हो पाती है। उन खर्चों को हम असेट्स के तौर पे मान के बैलेंस शीट में दिखाते हैं, हर साल उसमें से थोड़ा थोड़ा माइनस करते जाते हैं। एक बार माइनस कर देंगे, बिजनेस शुरुआत से ही लॉस में आ जाएगा, उभरते उभरते सदियां लग जाएंगी। तो ऐसे खर्चों को जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, धीरे धीरे माइनस करते हैं, साल दर साल थोड़ा थोड़ा माइनस करते हैं। बचे हुए हिस्से को हम असेट्स में दिखाते रहते हैं, ठीक है ना, यही रीजन है। तो इसी एसेट्स को, जैसे इस शेयर्स और डिबेंचर्स आपने डिस्काउंट पे इशू किया, आपने नोटरी चार्जेस दिए, आपने रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिए, ये शुरुआती खर्चे थे जो कि प्राइमरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं, फिक्टिशियस असेट्स में आते हैं ये सब, ठीक। और क्या देख लेते हैं, फिर आपका याद आता है डिफर्ड एक्सपेंसेस। डिफर्ड एक्सपेंसेस क्या होता है, अगले 4-5 साल का खर्च आपने एक ही साल में कर दिया, एक ही बार में। तो आप क्या करते हैं, ऐसे खर्चों को एक ही बार में माइनस नहीं करते हैं,
कुछ हिस्सा हर साल आप माइनस करते हैं, जो बचा हुआ हिस्सा होता है बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो ऐसे खर्चे जो 3-4 सालों से रिलेटेड होते हैं, उन्हें डिफर्ड एक्सपेंसेस कहते हैं, उन्हें माइनस कर देते हैं। और कंटीजेंट लायबिलिटीज, कंटीजेंट ऐसी लायबिलिटी जो कि अभी हुई नहीं है मगर होने की पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में। कोर्ट केस हो गया आपकी कंपनी पे, वो केस कोर्ट में चल रहा है, हार जाएंगे तो लॉस हो जाएगा, तो हार जाएंगे तब तो लॉस होगा। तो ये ऐसे संभावित नुकसान, उन्हें हम कंटीजेंट लायबिलिटीज कहते हैं, उन्हें भी माइनस कर देते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, हम असेट्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, तो ये है एक तरीके से इंट्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट मेथड हमने जो स्टार्ट किया है, जो नेक्स्ट मेथड स्टार्ट किया है उसे यील्ड मेथड कहा जाता है। यील्ड मतलब कि कंपनी की होने वाले प्रॉफिट पे आप जो वैल्यूएशन करते हैं, है ना। प्रॉफिट क्यों, प्रॉफिट भाई, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी की डिमांड बढ़ जाती है, लोग चाहते हैं उसके शेयर ज्यादा खरीदते हैं, और जब भी डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस भी क्या करता है, इंक्रीज होता है ना। तो उसी के मेथड से शेयर की जब वैल्यू निकालती है तो उसको यील्ड मेथड कहा जाता है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के बेस पे, और दूसरा कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ द अर्निंग, है ना। पहला वाला दो और पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में और रेट ऑफ डिविडेंड में। हम्म, तो यहाँ पे आके दो पार्ट्स में डिवाइड करने की जरूरत क्या पड़ गई, डिविडेंड और एक अर्निंग रेट, रेट ऑफ अर्निंग। देखिए कंपनी में दो तरीके से लोग होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, है ना। एक मेजॉरिटी, एक माइनॉरिटी, या आप ऐसे कर लिए, एक शॉर्ट टर्म वाले, एक लॉन्ग टर्म वाले, है ना। लॉन्ग टर्म वाले ये सोचते हैं कि कंपनी के पूरे अंत में, लास्ट में हमको कितना प्रॉफिट मिलेगा, है ना। तो वो लोग किस पे फोकस करते हैं, कंपनी की पूरी अर्निंग पे। इसीलिए सेकंड वाला मेथड उनके हिसाब से है, ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ द अर्निंग, कंपनी पूरा पैसा कितना कमा रही है। मगर वही दूसरी साइड माइनॉरिटी होल्डर्स होते हैं जो कंपनी से कुछ समय के लिए जुड़े होते हैं, उनका फोकस ये होता है कि कंपनी हर साल कितना फायदा दे रही है ना। डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट का हिस्सा जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पार्टनर्स कहने से अच्छा शेयर होल्डर्स कहा जाए, उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो उस पर डिपेंड करते हैं। इसलिए पहला वाला उनके हिसाब से, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो पहले वाले के हिसाब से आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ डिविडेंड। तो दो तरीके से होता है भाई, या तो कंपनी में डिविडेंड दिया होगा या तो कंपनी में डिविडेंड का रेट नहीं दिया होगा। अगर कंपनी में क्वेश्चन में रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ डिविडेंड अगर आपको दे दिया है तो सीधे सीधे शेयर की वैल्यू निकाल लेनी है। जो रेट ऑफ डिविडेंड आया है उसे डिवाइड कर देना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, फिर मल्टीप्लाई कर देना है पेड वैल्यू ऑफ शेयर से। पेड वैल्यू ऑफ शेयर मतलब जब आप बैलेंस शीट में देखते हैं एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है, 100 रुपए है, 50 रुपए है, वो जो वैल्यू लिखी रहती उसी की बात कर रहा है, उसी को हमें यहाँ दिखाते हैं। अगर क्वेश्चन में डिविडेंड की वैल्यू यानी रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दिया हुआ है तो हमें क्या करना रहता है, अब हमें रेट ऑफ डिविडेंड निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड, पहले तो रेट ऑफ डिविडेंड में थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा आप लोग को। रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, एक शेयर पे, है ना, एक शेयर है आपका, उस शेयर पे कंपनी कितना रिटर्न दे रही है यानी प्रॉफिट कितना दे रही है ना? उसी को कहते हैं रेट ऑफ डिविडेंड, की एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिलता है।
आपने शेयर खरीदा 150 रुपीज में, कंपनी ने आपको 5 रुपीज का डिविडेंड दे दिया, तो क्या कहा जाएगा? 150 रुपीज पे 5 रुपीज प्रॉफिट का हिस्सा मिला, ये 5 रुपीज ही क्या कहलाएगा? रेट ऑफ डिविडेंड कहलाएगा। रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकालेंगे? सिंपल सी चीज होती है, समझ लीजिए वही चीज, 5 रुपया आपको मिला, ठीक है, कितने शेयर पे मिला? एक बंदा अगर शेयर रखता है तो वो कितने रुपए का रखता है? वो 150 रुपीज का। तो बताओ 5 रुपए 150 रुपीज में मिले, तो रेट कैसे निकालते? रेट हमेशा मल्टीप्लाई होता है, परसेंटेज वैल्यू निकाली जाती है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे जब डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 10 से ये एक जीरो आप काट दीजिए, इससे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3। ये आपका हो जाएगा 3.33, है ना? ये यानी रेट क्या हो गया? हर एक शेयर पे 3.33 के रेट से रिटर्न मिलता है, तो ये क्या हो गया? रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक, तो रेट ऑफ डिविडेंड हम ऐसे निकाल लेंगे, प्रॉफिट बांटने के लिए जो प्रॉफिट आपके पास बचा रहता है उससे आप टोटल कंपनी में कितने इक्विटी शेयर्स हैं उसे डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे आपको रेट ऑफ डिविडेंड मिल जाएगा। और फिर वैल्यू ऑफ शेयर वैसे निकालेंगे, रेट ऑफ डिविडेंड लिखेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे और हर एक शेयर की वैल्यू कितनी है बैलेंस शीट में उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे आपको क्या मिल जाएगा? वैल्यू ऑफ शेयर मिल जाएगा। ठीक, चलिए इस पे एक क्वेश्चन आपको लगा देते हैं, दोनों ही मेथड से लगाते हैं। ठीक, देखिए ये आपके पास एक क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, दोनों मेथड से लगाते हैं इसे, ठीक है ना। सबसे पहले हम किस मेथड से लगाते हैं? सबसे पहले हम लगाते हैं असेट्स मेथड से लगाते हैं, ठीक है, असेट्स मेथड से। असेट्स मेथड से जब हम लगाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? कंपनी के टोटल असेट्स चाहिए, है ना। टोटल असेट्स देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड असेट्स 5 लाख लिखा हुआ है, मगर हमेशा मार्केट वैल्यू पे लिखते हैं, देखते हैं इन्फॉर्मेशन कुछ तो नहीं दी हुई है। जब हम नीचे देखते हैं तो इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है कि जो फिक्स्ड असेट्स हैं वो 6 लाख के हो गए हैं, है ना। तो हमेशा हम जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उस वैल्यू को लेके चलते हैं, उसे मार्केट वैल्यू कहा जाता है। तो फिक्स्ड असेट्स आपके कितने के हो गए? फिक्स्ड असेट्स आपके हो गए 6 लाख के, ठीक है, 6 लाख के आपके फिक्स्ड असेट्स हो गए। और कोई असेट्स है क्या आपके पास? हाँ, करंट असेट्स है, आप करंट असेट्स को ऐड कर दीजिए। ठीक, करंट असेट्स आपका कितने का हो गया बेटा? 2 लाख का हो गया। ठीक, और कोई असेट्स है आपके पास? नहीं, ये आपके क्या हो गए? टोटल असेट्स हो गए, कितने के हो गए? 8 लाख के। ये आपके टोटल असेट 8 लाख का हो गया, इसे, है ना। अब हमें क्या करना रहता है? इसमें से माइनस करना रहता है क्या?
बाहर वाली लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हम इसमें से माइनस कर देंगे, लेस आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज में आपके क्या क्या आता है? आउटसाइड लाइबिलिटीज में देखिए डिबेंचर दिया हुआ है, देखिए 5% डिबेंचर दिया हुआ है। हम डिबेंचर बाहर वाले होते हैं, इसकी वैल्यू माइनस कर दीजिए। डिबेंचर वाले कितने के हैं आपके? 1 लाख के हैं। एक लाख ये माइनस कर दीजिए। देखिए करंट लाइबिलिटीज भी बता रहा है। करंट लाइबिलिटीज आपके कितने? 1,30,000 के। 1,30,000 की। और कोई लाइबिलिटीज आपको दिख रही है? नहीं, हमेशा बाहर वाली। शेयर कैपिटल अब खुद अंदर कंपनी के अंदर का हुआ, रिजर्व भी उसी का हिस्सा होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी अपना ही हिस्सा होता है, ठीक है, उसमें से नहीं माइनस करेंगे। ठीक, तो टोटल अब 8 लाख में से इसे माइनस कर दीजिए। जब 8 लाख में से इसे माइनस करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 5,70,000। 5,70,000 ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया नेट असेट्स। नेट असेट्स है ना? नेट असेट्स निकल गया। फिर हम क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ वन शेयर निकाल देते हैं। फॉर्मूला अभी जैसे अभी पीछे ही मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था, अगर आपने कॉपी पे नोट किया उसे सामने खोल लीजिए। वैल्यू ऑफ वन शेयर। वैल्यू ऑफ वन शेयर कैसे निकलेगा? आप ये जो 5,70,000 आपकी वैल्यू आई है, इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक, इसे डिवाइड किससे करेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपका कितना है? बिजनेस में कितने इक्विटी शेयर्स हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखो यहाँ पे टोटल कितने हैं? 4 लाख के शेयर हैं। ठीक, 4 लाख के शेयर तो हैं, मगर हर शेयर की वैल्यू कितनी है? हर शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। तो ये बताओ, मैं पूछूं कितने शेयर हैं बिजनेस में, तो वो हो जाएंगे 40,000। 4 लाख टोटल है पैसे में, 10 रुपए का एक बंदा, तो कितने बंदे हो जाएंगे? 40,000, यानी 40,000 शेयर। तो हम वही यहाँ पे लिखेंगे 40,000। फॉर्मूले में पीछे था, इससे जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी वैल्यू आ जाएगी 14.25। एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 14.25। और क्वेश्चन में देखेंगे तो एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। इसका क्या मतलब हो गया? कंपनी जब शुरू हुई थी तो 10 रुपए का शेयर था, मगर कंपनी अब जब बंद हो रही तो उस एक शेयर की वैल्यू हो गई 14 रुपया 25 पैसा, है ना? ये तो असेट्स मेथड से। अब इसे सॉल्व कर, इसे हटा के अब दूसरे मेथड से लगा लेते हैं। हमारा दूसरा मेथड क्या है? यील्ड मेथड। यील्ड मेथड। देखिए जल्दी जल्दी एक तरीके से रिकैप करने वाला वीडियो है कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे सकूं। अगर कुछ दिक्कत आ रही, चीजें थोड़ी सी तेज चल रही तो परेशान होने वाली बात नहीं है, बस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं हूँ, ठीक है, अलग से हर टॉपिक पे वीडियो हो जाएंगी और वो रिवाइज भी हो जाएगा। चलिए, अब जब हमें यील्ड मेथड से चाहिए तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है प्रॉफिट, है ना?
और प्रॉफिट हमें यहाँ पे 3 साल का दिया है। इधर नीचे देखिए बिज़नेस में प्रॉफिट 3 साल का दिया हुआ है। 51,600, 52,000 और 51,650। अच्छा, इसको यहीं पे रहने देते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यहीं तक रहने देते हैं, फिर यील्ड मेथड पे दूसरा एक मेथड वीडियो बना देंगे, ठीक है ना? ओके, टिल देन बाय।